Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all in the editorial analysis session. It's 4th of August today, और आज मैं आप लोगों के लिए दो editorials लेकर आई हूँ. One is on India's financial inclusion journey, और दूसरा हमारा है कि कैसे इंडिया में इतनी ज्यादा linguistic diversity है. Still we maintain unity amongst diversity. So let's start with today's topics. As I have already informed in my Telegram group कि 2 से 3 दिन के लिए जो एडिटोरियल एनालिसिस है ये थोड़ा सा मे बी डिले के साथ आ सकता है. तो फर्स्ट इज कि इंडिया की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो गई है. तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब जैसे कि जो लोग विलेजेस में रहते थे उनके लिए बैंक अकाउंट खोलना एक सपने जैसा था. मोस्ट पीपल वर नॉट इवन अवेयर कि ये बैंक अकाउंट होता क्या है एक्सेट्रा. बट आज अगर हम देखें तो इंडिया टॉप फाइनेंशियल इंक्लूजन मॉडल्स में आ गया है. जैसे कि जब हम फॉर एग्जांपल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो वी ऑफन साइड कि दिस इज समथिंग दैट वी कैन ऑप्ट फ्रॉम केन्या, ये हम सिंगापुर से ले सकते हैं या हम वियतनाम से ले सकते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर किसी और कंट्री को फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करना है सो इट कैन लर्न फ्रॉम इंडिया. बट वॉज दिस जर्नी सो इजी? क्या इतना आसान था इंडिया के लिए टॉप फाइनेंशियल इंक्लूजन मॉडल में आना? लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन तो समझ लेते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग होता है कि एवरी मैन, ओके, चाहे वो विलेज में हो चाहे वो सिटी में हो, अमीर हो गरीब हो, उसके पास अफोर्डेबल और एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विसेज होनी चाहिए. फाइनेंशियल सर्विसेज अगर क्रेडिट होना चाहिए, बैंक अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट्स एक्सेट्रा. नाउ लेट अस डिस्कस कि इंडिया की रीसेंट सक्सेस स्टोरी क्या है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो एक ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस है जिसमें बताया है कि इंडिया ने जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अकाउंट ओनरशिप जो है वो 53% से 78% हो गई है 7 सालों में, जो कि ग्लोबल एवरेज को भी सरपास कर रहा है. देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो विमेन का शेयर है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, विमेन की जो ओनरशिप है, अकाउंट ओनरशिप, वो भी बढ़ गई है. और जेंडर गैप 20% से घटकर 6% पर रह गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसके अंडर 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं. सो दीज आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स जो कि इंडिया ने अचीव किए हैं अंडर इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी. बट आखिर इंडिया ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा था पहले कि हमारी कंट्री में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ मूव नहीं कर पा रहे थे? तो पहली बात क्या होती है, जैसे कि जो बैंकिंग सर्विसेज थी, बैंक ब्रांच हो गई एक्सेट्रा, वो रूरल एरियाज में नहीं थे. अब जहां पर बैंक ही नहीं होगा, बैंकिंग सर्विसेज नहीं होंगी, तो लोगों का अकाउंट कैसे होगा, फिर उन्हें क्रेडिट कैसे मिलेगा? बहुत लोगों के पास प्रॉपर आईडी नहीं होती थी. जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने काफी जगह मैंडेटरी कर दिया, आपके पास आधार होना चाहिए. गवर्नमेंट ने काफी वर्क भी किया है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग आधार टू दी सिटीजन. पहले लोगों के पास एक वैलिड आईडी नहीं होती थी कि वो अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवा पाए. देन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी. उन्हें था पैसा रखना ही है, ठीक है, हम अपने घर में रखे हुए हैं. उनको ये नहीं पता था कि बैंक अकाउंट खोलने का उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, कि उनको प्रॉपर क्रेडिट मिल जाएगा, काफी इंश्योरेंस में उनको इजी हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट से हमारी इकोनॉमी. तो लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी. या फिर बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, क्या करते हैं उसके लिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए एक्सेट्रा. बट लेटर ऑन जब गवर्नमेंट ने 2014 से इस पे वर्क करना स्टार्ट किया तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स करके ऐसे एक स्कीम निकाली जहाँ पे लोग जाते थे, ठीक है, जो बैंकिंग क्या कहते हैं उस फील्ड से जुड़े हुए इंडिविजुअल्स थे, वो लोगों के घरों पे जाते थे, उन्हें समझाते थे दिस इज हाउ यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट, वहां जाके ओपन करते थे. तो इस तरह की चीजें हुई. डिजिटल डिवाइड था, फोन इंटरनेट ये सब नहीं था, जो कि आज भी काफी हद तक नहीं है, लेकिन पहले से इंप्रूवमेंट हो गया है. विमेन तो फाइनेंशियल डिसीजन लेती ही नहीं थी, तो इसलिए ये भी वन ऑफ द रीजन है कि क्यों इंडिया में लेस फाइनेंशियल इंक्लूजन था. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन की. तो पहला है कि लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा. अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आपको उससे प्रॉपर क्रेडिट मिलेगा, फिर आप कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हो, इंश्योरेंस हो सकता है, जिससे कि जो लोग पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है, उनको बेनिफिट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम देखें तो 78% एडल्ट के पास बैंक अकाउंट है, और जो कि पहले था बस 20 से लेकर 30% तक. तो बहुत ह्यूज जंप हमने देखा है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे ये लग रहा है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए. देन पॉवर्टी एलिवेशन हुआ है, क्योंकि अब जो लोगों को जो भी स्कीम्स वगैरह से बेनिफिट होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, तो इससे मिडिल मैन हट गया. लोगों को जितना पैसा पहुंचना था उतना पहुंचा, लीकेजेस एक्सेट्रा ये सब वेलफेयर स्कीम्स में कम हो गए.
विमेन एम्पावरमेंट हो गया, जैसे कि अब विमेन का भी अकाउंट खुल गया तो विमेन को भी इजी एक्सेस टू क्रेडिट है एसएचजीज एक्सेट्रा के लिए। डिजिटल इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो गई और इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, क्योंकि अब एवरी सेक्शन इन द सोसाइटी कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल इकोनॉमी। रिसेंट ये जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन सक्सेस है, इसके पीछे क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, फॉर एग्जांपल जनधन योजना, आधार, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना जिसमें कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर एग्जांपल यूपीआई, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड यूज ऑफ फिनटेक एक्सेट्रा, ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए एंड जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव हुआ। देन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और भी है, जैसे कि पीएम मुद्रा योजना जहां पर माइक्रो क्रेडिट दे रहे हैं, सुरक्षा बीमा योजना इंश्योरेंस के लिए। तो अल्टीमेटली ये जो हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी है, ये एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है जिसके पीछे काफी फैक्टर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल विल हो, डिजिटल इनोवेशन हो, पॉलिसी कमिटमेंट हो एक्सेट्रा। However, absolute numbers of excluded population still remain high, especially among women, elderly and rural poor, जिस पे हम आगे वर्क कर सकते हैं। चलिए, now let us talk about the next editorial, which is India speaks in many tongues, marches with one heart. So that is कि इंडिया, ये एडिटोरियल पाइनियर न्यूज़पेपर का है, जो कि अगेन मुझे काफी अच्छे एडिटोरियल्स लगे इसके, मैं कई बार इसके एडिटोरियल्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो इसको अगेन एक हम यूपीएससी क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे कि इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है is not a challenge to be managed but a strength to be celebrated। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, आप उसे चैलेंज की तरह मत देखिए, आप उसे एक स्ट्रेंथ की तरह देखिए कि कैसे हम उसे बेटर हार्नेस कर सकते हैं। तो इसके इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लिए हैं रिसेंटली एक्सेट्रा, उस लाइट में हम ये डिस्कस करेंगे। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन है, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हमारे यहाँ कितनी लैंग्वेजेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 1600 डायलेक्ट्स हैं, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है इन द वर्ल्ड। Far from being a barrier, this diversity has become a pillar of cultural richness and democratic expression। तो बैरियर ये कैसे हो सकता था कि जैसे कि हम पहले के टाइम पे देखते थे तमिल नेशनलिज्म था बहुत ज्यादा, लोग दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये हमारी कल्चरल रिचनेस भी दिखा रहा है, अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस। रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक इवॉल्व अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज को एक बैरियर की तरह ना ट्रीट करके हम उसे एक स्ट्रेंथ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक हेरिटेज और कल्चरल असर्शन की बात हो रही है एडिटोरियल में, जहां पर ये बेसिकली थोड़ा सा गवर्नमेंट ओरिएंटेड एडिटोरियल है, बट आप इसके बेसिक जिस्ट पे फोकस कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ना कि किस गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है और किस गवर्नमेंट की इसमें बुराई हो रही है। तो यहाँ पर जैसे जो गवर्नमेंट है उसने काफी स्टेप्स लिए हैं ताकि इंडिया में जो इतनी सारी लैंग्वेजेस है उनको हम प्रॉपरली प्रिजर्व कर सकें, प्रमोट कर सकें। 11 इंडियन लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया, तो अगर किसी लैंग्वेज को आप क्लासिकल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में अगर आप उसे इंक्लूड करते हो तो उसका प्रिजर्वेशन बेटर होता है, उसकी तरफ ज्यादा एफर्ट्स लगाए जाते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में यूज करते हैं, जैसे कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में तमिल यूज की। यहाँ पर यू कैन सी दैट whenever I am writing a point, I am trying it to substantiate with an example। अगर मैं लिख रही हूँ कि इंडियन लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया तो मैंने बताया कौन सी, जैसे कि मैथिली, बोडो, डोगरी। इफ आई एम राइटिंग कि पीएम रीजनल लैंग्वेजेस यूज करें, सो आई गिव एन एग्जांपल कि तमिल उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में यूज की। सो दिस इज समथिंग यू कैन लर्न अबाउट आंसर राइटिंग। 200 पीएम ई विद्या चैनल्स हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, सीबीएसई टेक्स्ट बुक ट्रांसलेशन हो रहे हैं। सो यस, वी आर प्रमोटिंग डाइवर्स लैंग्वेजेस। ओके, स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहे हैं इन देयर ओन लैंग्वेज, जहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो एनईपी 2020 वो एनकरेज करता है कि लर्निंग हो मदर टंग में अप टू ग्रेड 5 और बियॉन्ड, सपोर्टेड बाय ट्रांसलेटिंग इंजीनियरिंग मेडिकल टेक्स्ट बुक, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न था और अभी भी है कई हद तक, कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल टेक्स्ट बुक है वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम में। अब क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा, वैसे तो उसने मराठी मीडियम से पढ़ाई कर ली, लेकिन जब वो कॉलेज में आया तब क्या उसको मराठी मीडियम की बुक्स मिल रही है, क्या उतना कंटेंट है उसके पास। तो इसकी तरफ भी हम वर्क कर रहे हैं कि इन बुक्स को भी हम ट्रांसलेट करें इनटू डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अवेल कराएं 15 प्लस इंडियन लैंग्वेजेस में, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी स्पेशली फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड एक्सेट्रा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये कोई इम्पोजिशन नहीं है बल्कि एक इंक्लूजन है। जैसे कि यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन इसको क्लेम कर रहे हैं कि ये हिंदी इम्पोज करने की बात है, बट नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाह रही है रादर देन यूनिफॉर्मिटी। स्टूडेंट लैंग्वेज चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन रीजनल प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, नेशनल कोहेशन भी आएगा जब सबको एक दूसरे की एरिया की लैंग्वेज आएगी।
डिविसिव पॉलिटिक्स को हम रिजेक्ट कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, द एडिटोरियल क्रिटिक्स अटेम्प्ट्स टू पॉलिटिसाइज लैंग्वेज फॉर रीजनल गेन. गवर्नमेंट जो है वो एक कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट को रिजेक्ट कर रही है, जहां पर इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था, बल्कि गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट डाइवर्स लैंग्वेजेस, एनहांसिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी. लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म हम जो इसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, जो कि अलाइन करता है विद द गोल ऑफ सबका साथ सबका विकास, एक इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी रूटेड इन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड नॉट मेजोरिटेरियनिज्म. तो इंडिया का जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ये कोई हर्डल नहीं है, बट एक सोर्स है ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ, ऑफ कल्चरल रिचनेस एक्सेट्रा. अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लेंगे और उसको प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन हैव इंक्लूसिव एम्पावरमेंट. लास्ट में ये कोट है बाय रीटा माई ब्राउन, लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ अ कल्चर, इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग. तो this is all about today's editorial analysis, where we discuss two topics, one on financial inclusion and another on the linguistic diversity in our country. So I hope आप सभी लोग ये questions practice करेंगे, and thank you for watching this video.